अब ये दोनों बेसिक डिफरेंस पढ़ने के बाद अब हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में डेमोक्रेसी की डेफिनेशन को फिर से पढ़ेंगे। और अब ये बताओ कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि नहीं, दैट इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल। होता है। तो ये जो हम डेमोक्रेसी की डेफिनेशन अपनी बुक में बोल्ड में लिखी हुई है एनसीईआरटी में, वो एक्चुअली इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के पर्सपेक्टिव से लिखी हुई है, जो कि इंडिया है। तो वो एक्चुअल डेमोक्रेसी की डेफिनेशन नहीं है। मैंने तुम्हें उससे बड़ी डेमोक्रेसी की डेफिनेशन बता दी है, जिसको तुम आराम से लिख सकते हो, कोई गलत नहीं करेगा। ठीक है, तो अब फिर हम ये कह सकते हैं, ठीक है, अब इंडिया के पर्सपेक्टिव में we can study that democracy is a form of government. Democracy is a form of government in which rulers, जो कि कोई और नहीं है, एलिजिबल पीपल है हमारी पुरानी डेफिनेशन में, आर इलेक्टेड बाय पीपल। ये रूलर्स एक्चुअल रूलर्स नहीं है, मतलब इनको एक्चुअल पावर नहीं है, क्योंकि एक्चुअल पावर लोगों के ही पास में है। एक्चुअल पावर क्यों नहीं है? तुम अपना काम ढंग से करोगे तभी तुम ये रूलर के डेफिनेशन में रह सकते हो। काम ढंग से नहीं करोगे, लोग दोबारा बार वोट नहीं करेंगे तुमको। तो एक्चुअल पावर उसके पास में है जो वोट कर रहा है, एक्चुअल पावर उसके पास में नहीं है जो रूल कर रहा है। तो ये तो वही बात हो गई कि मैंने काम पे लगाया हुआ है अनिल को और बोला है काम ढंग से करो, काम ढंग से नहीं करोगे नौकरी से निकाल देंगे। तो ये नौकरी है एक तरह की, ये एक तरह की नौकरी है जो पीपल ऑफ इंडिया ने लोगों को दी है, पॉलिटिशियंस को, कि काम ढंग से करो वरना अगले इलेक्शन पे तुमको वोट नहीं देंगे। समझ में आई बात? ठीक है, समझ में आ गई ये वाली डेमोक्रेसी की डेफिनेशन। तो अब तीसरी लिख लो, फ्रॉम, ऊपर लिख लो, फ्रॉम इंडियन पर्सपेक्टिव। इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखना जरूरी है। अगर अब हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करें तो डेमोक्रेसी एक वैसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जीओवीटी लिखा है यहाँ, गवर्नमेंट शॉर्ट फॉर्म यही होता है, जिसको नहीं पता है तो गवर्नमेंट का बता रहे हैं। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल। लिख लिया? अब आया फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब मुझे फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी बताओ तुम लोग। यूनिवर्सल everyone should have the right to vote. यस, ठीक है, बट इसमें भी फीचर्स क्या है? फीचर्स ऑब्वियसली किसी के दिमाग की उपज नहीं है, सब लोगों ने एक दूसरे से कॉपी पेस्ट मारे हैं। तो इंडिया वालों ने भी आधे फीचर्स यूएस से, आधे फीचर्स फ्रांस से, क्योंकि सब जगह डेमोक्रेसी का चलन चल रहा था, सारे लोग रिवॉल्यूशन कर रहे थे। हमने देखा था कि फ्रांस भी एक रिपब्लिक बन गया था जब हमने रेवोल्यूशन पढ़ा, फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि डेमोक्रेसी में कौन कौन सी चीजें अपनी डेमोक्रेसी में रखेंगे। हर एक डेमोक्रेसी का फीचर अलग हो सकता है, लेकिन इंडियन डेमोक्रेसी के फीचर पढ़ गए हो तुम, समझ गए ये फीचर्स किसके पढ़े हैं? तो इन्होंने ऊपर यहाँ बड़ा बड़ा लिखा था फ्रॉम इंडियन पर्सपेक्टिव, उसका मतलब ये था कि इंडिया के रेस्पेक्ट में डेमोक्रेसी की डेफिनेशन ये है, और इंडिया के रेस्पेक्ट में डेमोक्रेसी के फीचर ये होंगे। सारी डेमोक्रेसी के फीचर नहीं होते वो। अब ये इंडियन पर्सपेक्टिव में हमें पता है कि सबसे पहले हमने दे रखा है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब क्या है? यूनिवर्सल मतलब सबको, एडल्ट मतलब अबव 18 और इक्वल टू, ठीक है। यूनिवर्सल मतलब सबको, अडल्ट मतलब अबव इक्वल 18, उसको अडल्ट मानते हैं इंडियन कानून में। और फ्रेंचाइजी मतलब राइट टू वोट, यानी 18 साल और उससे ऊपर। 18 साल उससे ऊपर क्यों? 18 साल एक दिन का भी है अगर आदमी, तब भी वोट करने मिलेगा उसको। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 18 का जो साइन है ये अडल्ट के लिए है। यूनिवर्सल मतलब सबको, सब 18 साल और उससे ऊपर जितने भी लोग हैं उन सबको राइट टू वोट देंगे। ये है यूडीएफ, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। आ गई? ठीक, तो ये पहला फीचर है इंडियन डेमोक्रेसी का।
इसको कोई जनरल डेमोक्रेसी का फीचर में बोलेगा तो उल्टा लटका देंगे, बता रहे हैं। ये यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइजी इंडियन फीचर है, हमने क्या दिया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। अगला अगला बोलो फीचर। Elections should be conducted in fair and free way. Free and fair elections. पहली बात तो ये है कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है तो इलेक्शन तो करने ही पड़ेंगे क्योंकि डायरेक्ट तो है नहीं, समझ गए। इसे यहाँ से कॉन्सेप्ट समझो, इलेक्शन रखे ही क्यों गए, क्योंकि हम कोई डायरेक्ट डेमोक्रेसी तो है नहीं, हम कौन सी डेमोक्रेसी है, पार्टिसिपेटिव, सॉरी रिप्रेजेंटेटिव। अभी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में इलेक्शन तो करना ही पड़ेगा एलिजिबल लोगों को चूज करने के लिए जो तुम्हारे बिहाफ पे डिसीजन लेंगे, लेकिन उनको क्या तुम बेईमानी से चूज करना चाहोगे? नहीं, उनको तुम चाहोगे कि ऐसे प्रोसेस से होने चाहिए ताकि सारे 135 करोड़ लोगों को ये लगे कि सही प्रोसीजर से इन लोगों का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। इसीलिए क्योंकि डेमोक्रेसी का एक्चुअल मतलब होता है पावर लोगों के पास रहनी चाहिए, और ये पावर लोगों ने है जो ट्रांसफर करी है इन कुछ लोगों के ऊपर, वरना एक्चुअल डेमोक्रेसी का मतलब तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी ही होता है कि हर आदमी डिसीजन ले। सिंस हर आदमी डिसीजन नहीं ले सकता है इतनी बड़ी 135 करोड़ की पॉपुलेशन में, इसी रीजन की वजह से लोगों ने अपनी पावर ट्रांसफर करी है कुछ चुने हुए लोगों के लिए। तो लोगों की पावर है ये जो लोगों ने चुने हुए लोगों को ट्रांसफर की है, वो कमा के नहीं लाए उस पावर को। तो जब उनको चुना जाएगा तो वो प्रोसीजर फेयर होना चाहिए, अगर फेयर नहीं होगा तो ये 135 करोड़ लोगों के साथ में बेईमानी है जिन्होंने वो पावर तुमको दिया है, समझ गए। तो इसीलिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है, इंडियन डेमोक्रेसी में सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है। किसी भी तरह से अगर इलेक्शन में मनी का या मसल यानी गुंडागर्दी का यूज करके लोग इलेक्शन को स्पॉइल करते हैं, जैसे आजकल लोग एक दूसरे के ऊपर लगाते हैं इल्जाम कि आपने ईवीएम को ही हैक कर लिया, कोई कहता है कि हमारी बूथ ही कैप्चर हो गया था जहां पे इलेक्शन चल रहा था, कोई कहता है कि इलेक्शन में काफी ब्राइब दी गई है। तो ये सब बहुत बड़े अपराध माने जाते हैं और ऐसा करते पाए गए तो जेल हो जाती है, समझ गए। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हैज कम फ्रॉम द रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, और ये एक्चुअल पावर तुम्हारे पास नहीं है, लोगों ने ट्रांसफर करी है फॉर द टाइम बीइंग। जिस दिन लोगों का दिमाग खराब होगा उस दिन वो रिप्रेजेंटेटिव से हटा के डायरेक्ट डेमोक्रेसी कर लेंगे, खुद ही सारा रूल्स शुरू कर देंगे, जिसको कहते हैं सिविल वॉर, जो बहुत सारी कंट्रीज में हो जाता है, पाकिस्तान कगार पे खड़ा है। तो ये सब समझने वाले कॉन्सेप्ट हैं, जिसको समझ में आ गया उसको रटने की जरूरत एकदम भी नहीं पड़ती है, समझ गए। पहला फीचर है यूडीएफ, यानी तुम लोगों के लिए यूएएफ कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी 18 और उससे ऊपर का जो आदमी है उसको वोट करने मिलेगा। दूसरा फीचर है इलेक्शन, जो कि करना जरूरी है क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव है, और उसको करने का तरीका फ्री एंड फेयर होना चाहिए। अगर फ्री एंड फेयर नहीं है तो वो डेमोक्रेसी का पार्ट नहीं है, वो है बेईमानी। अगला, Mum, rulers should be within limits and should follow constitutional laws and rights. Independent judiciary. वेरी गुड। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, वैसे तो ये डेमोक्रेसी का फीचर चलो तुम्हारे लिए है, वरना और फंस जाओगे। इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्यों? क्योंकि जुडिशरी के ऊपर अगर किसी की चल रही है, अगर उसके ऊपर किसी का क्या बोलते हैं इन्फ्लुएंस है, या वो लोग पैसा देकर के जज को खरीद पा रहे हैं, तो क्या वो फेयर प्रोसेस होगा? नहीं होगा। तो वो फेयर प्रोसेस ही नहीं होगा। और हर एक डेमोक्रेसी में कोई तो होगा जो जजमेंट लेगा। तो जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, डेमोक्रेसी का ये पार्ट है, वरना लोगों की पावर छिन जाएगी तो उसको बचाने वाला कोई नहीं होगा। मान लो डेमोक्रेसी है, मैंने अपनी पावर तुम लोगों के हाथ में दे दी, लेकिन तुम लोग उस पावर का गलत यूज कर रहे हो। अब मुझे अगर कंप्लेन करनी है तो कहीं तो जाना होगा कि मेरी पावर का गलत यूज हो रहा है, लेकिन अगर मैं कंप्लेन करने गई तो तुम लोगों ने पैसा खिला दिया तो उसने मेरी कंप्लेन नहीं सुनी। यानी इस बात को कंफर्म करने के लिए कि तुम लोग मेरी दी हुई पावर का गलत फायदा ना उठाओ, एक जुडिशरी होनी चाहिए जिसका डर रहे तुम लोगों के दिमाग में कि अगर हमने पावर का गलत फायदा उठाया तो जज हमको सेंटेंस देके जेल के अंदर बैठा देगा। और यही रीजन है कि जुडिशरी बहुत जरूरी है फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए। अगर जुडिशरी का डर ही नहीं होगा तो हर एक इंसान इलेक्शन में धांधली करेगा और सारे गुंडे लोग इलेक्ट होके बैठ जाएंगे।
और फिर कोई मतलब ही नहीं बनेगा डेमोक्रेसी का, क्योंकि डेमोक्रेसी का तो पूरा मतलब ही यही है कि लोग फ्री एंड फेयर तरीके से अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करें। समझ गए? कोई भी चीज ऐसे ही नहीं है। अगला फीचर, The final decision should be taken by the people. ये मैं क्या बताने वाली बात है, ये तो उन्होंने फालतू झिलाओ पॉइंट बोला है। फाइनल डिसीजन लोगों ने ही लिया है, ये बात तो ऑब्वियस है, क्योंकि लोगों ने जब उनको ही सिलेक्ट किया है कि डिसीजन कौन लेगा, तो फाइनल डिसीजन तो लोगों का ही है। लोग कल को उनको ही बदल देंगे जो लोग फाइनल डिसीजन ले रहे हैं। तो आज पीएम मोदी हर एक डिसीजन फाइनल लेते हैं, बट वो डिसीजन पीएम मोदी नहीं लेते हैं, वो डिसीजन पीएम मोदी लेते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल ऑफ इंडिया, जिन्होंने मोदी को वहां सेलेक्ट करके बैठाया है। और अगर मोदी कोई गलत काम करेगा तो सुप्रीम कोर्ट का ये दायित्व बनता है कि वो मोदी को सजा दे। समझ गए? हम बट अगर कोई उन्हें उनका विरोध कर रहा हो तो फिर हाँ, लेकिन रियलिटी जो डेमोक्रेसी की हम कमियां देखेंगे, तब हम ये देखेंगे कि ये डेमोक्रेसी का जो मैं तरीका बता रही हूँ परफॉर्म करने का, कितने हद तक इंडिया में ट्रू है। तब हम ये देखेंगे कि ये डेमोक्रेसी जो हम लोगों ने किताबों में लिखी है एक्चुअली बहुत ज्यादा फालतू है, क्योंकि एक्चुअल प्रोसेस में उसका कोई यूज नहीं करता है। हर एक इंसान जो 18 साल से ऊपर है वो वोट करने नहीं जाता है। यानी अगर 18 से मैं ऊपर भी हूँ तब भी मैं वोट करने जाती नहीं, क्योंकि मुझको लगता है कि वोट करने का कोई फायदा नहीं होगा। उस केस में जब सारे लोग अपने राइट टू वोट को अपनाएंगे ही नहीं, तो तुम किस बेसिस पे ये कह सकोगे कि जिनको इलेक्ट किया गया है वो लोग क्या हैं, वो लोग एलिजिबल हैं उस पोस्ट के लिए? क्योंकि अगर पूरे 135 करोड़ लोगों ने वोटिंग की होती और किसी एक इंसान को सेलेक्ट किया होता, तो वो इंसान सीना ठोक के बोल सकता था कि पूरे 135 करोड़ लोगों ने मुझे सेलेक्ट किया है, मैं ही रिप्रेजेंटेटिव हूँ। लेकिन अब पूरे 135 करोड़ लोग वोट करने गए ही नहीं, क्योंकि उनका इंटरेस्ट ही नहीं है पॉलिटिक्स में। केवल गए 3 करोड़ लोग वोट करने, और 3 करोड़ लोगों ने वोट करके किसी एक कैंडिडेट को सिलेक्ट किया, तो क्या हम कह सकते हैं कि वो रियल रिप्रेजेंटेटिव है? नहीं है, क्योंकि 132 करोड़ लोगों ने तो वोट ही नहीं किया, और वो किसको बनाना चाहते थे रिप्रेजेंटेटिव हमें कभी पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए बहुत जरूरी है कि लोग अपने राइट टू वोट को एक्सरसाइज करें और वोट करने जाएं। किसको समझ में आया? मैम हाँ, आपने एग्जाम्पल दिया, तो फिर अगर किसी कंट्री में ऐसा होता है तो हम इलेक्शन दोबारा होते हैं? हाँ, अगर इसकी देखो, इलेक्शन गवर्नमेंट ने रखाए हैं, अभी तुम लोग इलेक्शन में वोट करने नहीं गए, उसमें गवर्नमेंट की गलती नहीं है, तो गलती लोगों की है जो अपने राइट को नहीं पहचान रहे हैं और वोट करने नहीं जा रहे हैं। तो हमको अपने राइट को पहचानना है कि हम डेमोक्रेसी हैं, तो एक्चुअल पावर हमारे पास है, तो हमारा ये हक बनता है कि हम वोट करके सिलेक्ट करेंगे कौन डिसीजन लेगा। लेकिन लोगों का दिमाग एकदम उल्टा चलता है। जैसे तुम लोगों ने स्टार्टिंग में डेफिनेशन दिया मेरे को कि उसमें रूलर सिलेक्ट किए जाते हैं, लोगों का दिमाग ऐसे चलता है कि इलेक्शन से जो सिलेक्ट होगा वो हमारा नेता बनेगा। वो तुम्हारा नेता नहीं है, वो तुम्हारा रिप्रेजेंटेटिव है, तुम अपनी पावर उसको दे रहे हो। लेकिन ओवर द टाइम करप्शन के चक्कर में लोगों के दिमाग में ये बात बैठ गई है कि नेता लोग हमारी औकात से बहुत ऊपर है, और हम इस चक्कर में पहले ही हार मान लेते हैं और कोई वोट करने जाता नहीं है। थोड़े बहुत लोगों में जो सिलेक्ट होता है वो नेता बन जाता है और अपनी मनमानी करता है। समझ गए? बताओ मुस्कान, क्या समस्या है तुम? मैम बट अगर ऐसा रहा किसी कंट्री में तो फिर इलेक्शन दोबारा हो या फिर जो दोबारा नहीं होंगे। अगर इलेक्शन जो हो गए वो तो हो गए ना इलेक्शन। अगर तुमने इलेक्शन से तुमको कोई प्रॉब्लम है या तुमको लग रहा है कि इलेक्शन अच्छी तरह से कंडक्ट नहीं कराए गए हैं, तब इलेक्शन दोबारा हो सकती है। वो डिसीजन हम नहीं ले सकते, वो एक बॉडी बनाता है। हर जो भी कंट्री पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी को चूज ना करके रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को चूज करती है, वो ही कंट्री एक बॉडी बनाती है इलेक्शन करवाने के लिए, उसका नाम होता है इलेक्शन कमीशन। तो दो तरीके हैं, या तो मैं हर 135 करोड़ आदमी को फोन करूं हर एक काम के लिए, या फिर मैं एक कमीशन को बना दूं कि तुम इन लोगों को वोट करने का राइट दे दो और 2-4 लोगों को मेरे पास भेज दो इलेक्ट करके, और मैं उनसे पूछ करके हर काम कर लिया करूंगा। तो दूसरे वाले केस के चक्कर में एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, उसका गवर्नमेंट से कोई कनेक्शन नहीं होता है, उस बॉडी के ऊपर किसी और की चलती भी नहीं है, क्योंकि वो बॉडी प्राइम बॉडी है, लोगों ने चूज करी है। तो उसका नाम होता है इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन एक इतनी ऑटोनॉमस और इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसका काम है इंडिया में इलेक्शन करवाना, और उसके ऊपर किसी की दादागिरी नहीं चलती है, ना सुप्रीम कोर्ट की चलती है, ना गवर्नमेंट की चलती है, ना पार्टी वाले लोगों की चलती है। इलेक्शन कमीशन जब चाहे
चाहे जैसे चाहे इलेक्शन करा सकती है, क्योंकि उसको ये राइट पीपल ऑफ इंडिया ने दिया है कि तुम इलेक्शन करवाओ और हमारे रिप्रेजेंटेटिव को चूज करके भेजो। मैम ये कैसे पता चलता है कि इलेक्शन कमीशन में कौन बैठेगा? इलेक्शन कमीशन में कौन बैठेगा ये बात में हमारे यहाँ एक कमेटी, हमारे यहाँ 5 लोगों की एक कमेटी बनती है, उसमें से इलेक्शन कमीशन का चीफ डिसाइड होता है केवल। उस कमेटी में हमारा होम मिनिस्टर होता है, प्रेसिडेंट होता है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी बैठता है। तो वो एक अलग प्रोसीजर है कि उसको कौन बनाएगा, इतने बड़े लेवल पे नहीं पढ़ते, बट ये समझो कि उसके ऊपर किसी का इंटरफेरेंस नहीं है। ऐसा नहीं है कि मोदी कुछ बोल सकता है इलेक्शन कमीशन को, या राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कुछ बोल सकते हैं। वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, अलग पावरफुल तरीके से परफॉर्म करती है। अभी भगवान तो आ नहीं सकते इलेक्शन कमीशन को डिसाइड करने, क्योंकि उससे ऊपर तो कोई होता ही नहीं है। तो इस केस में इलेक्शन कमीशन में नेता पक्ष और नेता प्रतिपक्ष दोनों को बैठाया जाता है कि जो करंटली रूल कर रहा है और जो ऑपोजिशन में है वो भी आके बैठो और एक चीफ को डिसाइड करो। नॉर्मली वो चीफ एक सीनियर आईएएस ऑफिसर होता है जिसका पॉलिटिक्स से कोई कनेक्शन ना हो, क्योंकि अगर पॉलिटिक्स से उसका कनेक्शन होगा तो वो बेईमानी कर सकता है, इसीलिए बैठाया जाता है। एक मोस्टली इलेक्शन कमीशन में चीफ जो होता है वो ब्यूरोक्रेसी से लेते हैं और उसको इलेक्शन कमिश्नर बना दिया जाता है, या फिर रिटायर्ड और भी जो बड़ी बड़ी फील्ड्स के साइंटिस्ट हैं और जो अच्छे लोग हैं उनको उनका रिज्यूमे लिया जाता है, उनको चीफ बना दिया जाता है इलेक्शन कमीशन का, और फिर अपनी मशीनरी वो लोग खुद ही हैंडल करते हैं। लेकिन उन इलेक्शन कमीशन के चीफ को डिसाइड करने में कोई बेईमानी ना हो, इसीलिए गवर्नमेंट और ऑपोजिशन दोनों मिलकर ये काम करते हैं ताकि कोई न्यूट्रल बंदे को बैठाए इलेक्शन कमीशन में, जो कि किसी एक पार्टी की तरफ से इलेक्शन का डिसीजन ना ले। समझ गए? समझ में आ गई होगी तुम लोगों को, मुझे ऐसा लगता है। तो फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी वो तो चलो कहानी की बात थी। सिविक्स में तो बहुत कुछ कहानी है जो सुनते रह सकते हैं, बट सिविक्स इज आई थिंक एसएसटी में केवल वो एक पार्ट है ऐसा जिसको जानना जरूरी है, वरना तुम गधे रह जाओगे और आगे आने वाली जनरेशन भी गधी रह जाएगी। जब तुम्हें कुछ पता नहीं होगा तुम उन्हें क्या बताओगे कि सिस्टम कैसे चलता है। समझ गए? तो सिर्फ कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, फ्रेंच पढ़ो, रशियन पढ़ो, ना पढ़ो, वो तो एग्जाम के लिए तो पढ़ना ही है, लेकिन जिंदगी में दिमाग चलाने के लिए सिविक्स पढ़ लेना, वरना उसके बिना बहुत जगह बहुत लोग तुम्हारा फायदा उठाएंगे। किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में काम करने जाओगे तुम्हें कभी तुम्हारे राइट्स पता ही नहीं होंगे क्योंकि तुमने पढ़ा ही नहीं। अगला फीचर बताओ डेमोक्रेसी का। मैम खत्म हो गए। अरे इतनी बड़ी बुक लेके बैठे हो, कोई तो बचा होगा। मैम खत्म हो गए। अब अगर नहीं बचा है तो मुझे बताओ कि क्या बना के बताओ, बताओ बताओ, इतना मैंने पढ़ाया है। अगला क्या और फीचर होना चाहिए डेमोक्रेसी का? ये बुक वाले तो कुछ भी लिखते हैं, 2-4 पॉइंट। हे राम, एक और फीचर होता है जिसको बोलते हैं रिस्पेक्ट ऑफ राइट्स। रिस्पेक्ट ऑफ राइट्स यानी लोगों का जो अधिकार है उसकी इज्जत करना सीखो। अभी राह चलता हुआ आदमी ये बोल रहा है कि मैं डेमोक्रेसी का पार्ट हूँ, रियल पावर मेरे पास में है, और नेता कहे चल भाग यहाँ से, तेरे पास कोई पावर नहीं है, तो ये डेमोक्रेसी का हनन माना जाएगा। क्योंकि नेता वैसे तो गरीब लोगों को दुत्कारते हैं, तो एक्चुअली में हर रोज डेमोक्रेसी का यहाँ पर होता है, क्या बोलते हैं की मौत। डेमोक्रेसी को हर रोज मारा जाता है इंडिया में, क्योंकि जो एक्चुअल पावर लोगों के पास में है उसको तो कोई नेता एक्सेप्ट नहीं करता। तो एक्चुअली जो रिस्पेक्ट ऑफ राइट है ये कल्चर होना चाहिए। नेता को झुक के रहना चाहिए जनता के सामने कि माई बाप आप ही ने हमको सेलेक्ट करके यहाँ पे भेजा है, बट ऐसा तो होता नहीं है। जनता ही रहती है माई बाप, पानी नहीं आ रहा है माई बाप, रोड नहीं बनी है। तो ये जो रिस्पेक्ट ऑफ राइट का कल्चर है ये इंडिया में नहीं है, लेकिन होना चाहिए कि जो अधिकार आपको दिए गए हैं वो अधिकार आपको जनता ने दिए हैं। तो जनता जनार्दन है, जनता ही भगवान है। समझ गए? नेता लोग देते तो हैं भाषण में बहुत ज्यादा, मोदी जी भी बहुत बार चिल्लाते हैं जनता जनार्दन। जनार्दन का मतलब स्वयं विष्णु जो पूरे विश्व को पालते हो, लेकिन क्या जनता एक्चुअली में जनार्दन है इंडिया में? मैम कुछ है, मैम कुछ है जो रिच है। जो रिच जनता है अगर वो जनार्दन तो खाएगा जनार्दन, तो जनता जनार्दन नहीं है, रिच जनार्दन है, ये बोलो। तो रिस्पेक्ट ऑफ राइट होना चाहिए। अगला
डेमोक्रेसी में मैम एक एक डाउट और है। चीज है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है रूल ऑफ लॉ। उसके बिना कभी डेमोक्रेसी नहीं होती, ये तो किसी ने बोला ही नहीं। रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कि जो लॉ, लॉ मतलब एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन इज नथिंग बट द रूल बुक ऑफ इंडिया। लेकिन तुम लोग कॉन्स्टिट्यूशन बड़े बड़े डेफिनेशन रट लिए, एक्चुअल डेफिनेशन तो पता ही नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज नथिंग बट द रूल बुक ऑफ इंडिया। रूल बुक का मतलब क्या है कि उसमें रूल लिखे हुए हैं, यानी 1 2 3 4 5 जितने भी उसमें आर्टिकल्स हैं उन सब में रूल्स लिखे हुए हैं कि कंट्री कैसे चलेगी। उन रूल्स का सम्मान होना ही डेमोक्रेसी की फीचर है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन भगवान ने नहीं जमीन पे उतारा है, ये कॉन्स्टिट्यूशन पीपल ऑफ इंडिया ने बनाया है। तभी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में लिखा हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया आर गिविंग अवरसेल्फ द सोशलिस्ट, क्या बोलते हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो ये स्टार्टिंग में भी लिखा रहता है। हाँ, हर बुक की स्टार्टिंग में होता है, एनसीईआरटी में तो होता है, बट नॉर्मली और भी बुक्स में होता है। तो वहां पे प्रियम्बल का मतलब फर्स्ट पेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वहां पे लिखा होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमने ये कॉन्स्टिट्यूशन खुद को दिया है। वहां पे मोदी, नेहरू, गांधी का नाम नहीं लिखा है। इसका मतलब ये है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के लोगों ने अपने आप को दिया है। तो इंडिया के लोगों ने अपने आप को जो कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, इंडिया के लिए वही धर्म ग्रंथ है, और गीता कुरान फर्जी है। तो ये जो धर्म ग्रंथ है ये इंडिया के लोगों ने दिया है, इसलिए इस रूल बुक का सम्मान होना चाहिए। तो किसी भी कंट्री में रूल बुक का सम्मान होते हुए रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। जो लॉ बनाया गया है कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रख के, उसका सम्मान तो करना ही चाहिए। अगर वो नहीं कर सकते तो फिर काहे की डेमोक्रेसी। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने डेमोक्रेसी पढ़ा दी, पूरे चैप्टर में बचा ही क्या है। मैम एक चीज पूछनी थी। बताओ। मैम आपने जो रिस्पेक्ट ऑफ राइट के बारे में लिखा था उसमें मैम, अगर मैम हम एक दूसरे की मैम जो बेइज्जती करते हैं वो मैम डेमोक्रेसी के हिसाब से कोई अपराध होगा? नहीं, उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कहते हैं। देखो, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन, मुझे पता है ये क्वेश्चन हर बार मेरी क्लास में पूछा जाता है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन योर डिग्निटी एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्सप्लॉयटेशन एंड हार्मिंग अ डिग्निटी। तो अगर मैं तुमसे कोई गलत काम करवाऊं तो वो तुम्हारा एक्सप्लॉयटेशन है। अगर कोई ऐसी बात बोलूं जिससे तुम्हारी डिग्निटी मतलब तुम्हारे इंडिविजुअल सेल्फ के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है, तुम्हारी कैपेसिटी पे, तो उसको डिग्निटी का पार्ट माना जाता है। तुम्हें चोर बुलाएं, चक्का बुलाएं और इस तरह की हरकत। लेकिन अगर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म किया जाए, यानी तुम्हारी कमियों के बारे में तुम्हें बताया जाए, तो वो नहीं मानी जाती बेइज्जती, क्योंकि वो इज अ पार्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो डेमोक्रेसी का इनएलिजिबल राइट है। क्योंकि 135 करोड़ लोगों को तुमने अधिकार दिया है अपने मन की बात कहने का, तो तुमने ये कैसे मान लिया कि 135 करोड़ लोग प्यार मोहब्बत से बात कर पाएंगे? क्योंकि 135 करोड़ लोगों के पास 135 करोड़ दिमाग होंगे, उनके दिमाग में अलग अलग थॉट आएंगे। तो जब उनको तुम डिस्कशन करने बैठाओगे तो एक इंसान अपने मन की बात बोलेगा, दूसरा उसको अपोज करेगा, नहीं तुम गलत कह रहे हो। तो दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू अपने में लेना, ये तो बेसिक फीचर है। लेकिन ऐसा करते वक्त कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म और इंटेंशन अच्छा होना चाहिए, यानी तुम्हारे दिमाग में जो पूरी जनता की भलाई होनी चाहिए, तब वो बात ठीक है। लेकिन अगर तुमने सिर्फ बेइज्जती के पर्सपेक्टिव से किया है, या तुमने किसी को नीचा दिखाने के पर्सपेक्टिव से उसकी डिग्निटी पे चोट पहुंचाई है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई लोअर कास्ट का आदमी है या कोई अंधा है, तो तुम उसे हर रोज अंधा कह रहे हो, तो उसकी डिग्निटी को चोट पहुंचा रहे हो। तो उस केस में ये बात फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं मानी जाएगी। ठीक है, अब मेरा केस तो तुम लोग समझ ही गए होगे। तुम लोगों की बेइज्जती करना मेरा है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, क्योंकि मेरा इंटेंशन है वो है कि तुम लोग को 2-4 बातें सीख जाओ और समाज का भला हो। तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का पार्ट है। किसी को समझ में आया? मैम कुछ लोगों को तो पढ़ लेकिन थोड़ा मैम बहुत डिग्निटी पर बैठता। किसकी डिग्निटी पे हर्ट हुआ? मैम इज्जत ही नहीं होती कुछ लोगों की। मुझे नहीं लगता है कि मेरी क्लास में डिग्निटी पे किसी का नहीं। अच्छा, तुम इन जनरल पूछ रहे हो या मेरी क्लास को रेफरेंस रख के बोल रहे हो? नहीं मैम, मैं जनरल नहीं पूछ रहा, मजे में पूछ रहा हूँ। अच्छा देखो, जनरली में अगर तुमने डिग्निटी हर्ट की है तो हमारे खिलाफ एक्चुअली कंप्लेन हो सकती है, लेकिन वो बहुत सब्जेक्टिव मैटर है। फिर सारे लोगों को बैठाया जाएगा, वो कहेगा कि नहीं मैंने इस तरीके से नहीं बोला था, सामने लगेगा नहीं इसने मेरी बेइज्जती करने को ही बोला था। तो एंड टाइम पे अगर आदमी मुकर जाए
कि नहीं मैंने तो बेइज्जती की ही नहीं, तो फिर कैसे प्रूफ होगा कि बेइज्जती हुई है? तो जस्ट बिकॉज, लेकिन हाँ बड़े बड़े केसेस में ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि एमपी एमएलए पार्लियामेंट में आपस में लड़ जाते हैं और बहुत बुरा बुरा बोल देते हैं। जैसे मोदी जी ने किसी एमपी की हंसी को देख करके बोल दिया था कि आज बहुत दिनों बाद सुपर्णखा की रामायण की याद आ गई। तो रामायण की याद में लोगों ने कंपेयर कर मैम लिया। वो रेणुका पटेल थी। हाँ, तो उसकी हंसी को देख करके जब मोदी जी ने ये बोला कि रामायण की याद आ गई, तो बहुत लोगों ने ये बोला कि लोग रेणुका पटेल को एक्चुअली सुपर्णखा बोलना चाह रहे हैं। बट फिर एंड टाइम पे उसके खिलाफ उन्होंने मोदी के खिलाफ कंप्लेन करने की कोशिश करी। रेणुका पटेल ने बोला मोदी जी माफी मांगे, तो मोदी जी एंड में आए और कहते हैं मैं तो इनका कंपैरिजन माँ सीता से कर रहा था। तो एंड में वो अपनी बात से मुकर गए, तो बेइज्जती का कोई पॉइंट नहीं बचा। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि एक दूसरे के खिलाफ अगर गलत बात बोल दिया जाए तो डिफेमेशन का केस हो जाता है। डिफेमेशन का मतलब कि आप मेरी डिग्निटी को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं, उस केस में डिफेमेशन का केस होता है। बहुत बार लगाया गया है। अभी सोनिया गांधी के ऊपर अर्नब गोस्वामी ने बहुत कुछ कमेंट कर दिया था, तो उसके खिलाफ डिफेमेशन केस कर दिया है कांग्रेस ने कि ये बेइज्जती करना चाह रहे हैं सोनिया गांधी की। तो डिफेमेशन केस आप कर सकते हैं, बट प्रूव करना टफ है, समझ गए? दूसरे शब्द यस मैम। मैम वो तो साक्षात प्रूफ ही तो है। तेज बोलो दिव्यम, तुम्हारी आवाज समझ नहीं आई मुझे। मैम जिससे बोला तो मैम वही तो प्रूफ है। नहीं, जिससे बोला वो प्रूफ है ना, बट कानून ऐसे नहीं चलता है। कानून वैसे भी तो मान लो तुमसे कह दिया और तुम झूठ बोल दो कि नहीं मेरे को तो इन्होंने ऐसा ही बोला है, तब भी तो कानून अगर इस तरह से बात मानने लगेगा तो हर दूसरे इंसान को सजा होने लगेगी। कानून को सबूत चाहिए, और सबूत जो है वो मुश्किल से मिलते हैं ऐसे मैटर्स में जिनको प्रूव करना डिफिकल्ट है। आप इंसान ने वर्ड क्या बोला ये बात तो ठीक है, बट वर्ड बोलने का उसका इंटेंशन क्या था ये बात प्रूव करना मुश्किल है। ये केवल उस इंसान को पता है जिसने बोला है। तो जब तक लोग नपे तुले वर्ड्स में किसी की बेइज्जती कर रहे होते हैं तो एक्चुअली वो कभी कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि इंटेंशन नहीं होगा। लेकिन जिस दिन अभी किसी को अब्यूज करना, किसी को फिजिकली वर्बली अब्यूज करना है तो एकदम गलत है। लेकिन नॉर्मली पॉलिटिक्स में लोग कोई किसी को वर्बली अब्यूज नहीं करते हैं, लोग टॉन्ट करते हैं, और टॉन्ट वो डिफेमेशन नहीं माना जाता। अगर कोई किसी को गाली दे देगा तो ऑब्वियसली उसके खिलाफ तो डिफेमेशन केस हो ही जाएगा, क्योंकि वो स्वयं ही यानी खुद ही अपने आप में प्रूफ है। जिसने सुना और जिसको बोला गया, अगर एक भी रिकॉर्डिंग मिल गई तो उसमें हमेशा ही होगा कि वर्बली अब्यूज करना तो लॉ के अगेंस्ट है, उसको तो अब्यूज माना जाता है, तो उसमें तो जेल हो जाएगी। लेकिन अगर तुम मजाक मजाक में किसी को कोई चीज कह दो तो उसको फिर अब्यूज नहीं मान सकते, समझ गए? हम मजाक में भी कोई अब्यूज करे तब भी नहीं। नहीं, मजाक में अगर कोई अब्यूज करे तो वो गलत है। मतलब वो तो अब्यूज करना तो किसी भी केस में गलत है। टॉन्ट करना और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म अलाउड है, अब्यूज करना तो गलत है। अब्यूज तो किसी को भी करना गलत है, किसी के खिलाफ भी कंप्लेन की जा सकती है। फिजिकली वर्बली अब्यूज करे कोई, मारे पीटे और आपको गलत बातें बोले। हाँ मैम मैंने ये सुना था कि मैम जब आप वर्बली किसी को अब्यूज करते हो तो उसकी सजा ज्यादा खतरनाक होती है जब आप किसी को मारते हो। नहीं, ऐसा कुछ लॉ हाँ, नहीं ये है true है हमारे क्या? यहाँ के वर्बली और मैम फिजिकली अब्यूज। हाँ बेटा, वर्बली अब्यूज करने की और फिजिकली अब्यूज करने की सजा एक ही होती है। उन दोनों को ही एक ही कैटेगरी में रखा गया है इंडिया के लॉज में, जिसको हम सीपीआरसी बोलते हैं, क्रिमिनल ऑफ पुलिस कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जो कि एक्चुअली क्राइम डिसाइड करते हैं। तो उसमें सजा एक ही है, अब्यूज की कैटेगरी एक ही है, फिजिकली वर्बली उनको और मेंटली तीनों एक ही माना गया है। एक ही जैसी सजा होती है, 2 से 5 साल, कम बोला है तो 6 महीना। तो अगर रात चलते कोई तुम्हारी मैम पिटाई कितने कर में दे। वर्बल अब्यूज को क्या बेटा? वर्बल अब्यूज को कितनी लंबी होती है सजा? वर्बल अब्यूज में अब मिनिमम 6 महीने से लेके 2 साल मान लो। लेकिन वर्बल अब्यूज का नॉर्मली कोई केस कोर्ट में जाता नहीं है, और जो जज होते हैं वो भी वर्बल अब्यूज पे सेंटेंस देने से बचते हैं, क्योंकि बहुत छोटा क्राइम है। मैम मैम वर्बल अब्यूज के मैम सबूत के लिए मैम कॉल रिकॉर्डिंग बहुत होती है ना? वर्बल अब्यूज के सबूत के लिए कॉल रिकॉर्डिंग काफी है, हाँ काफी है। हाँ मैम मुझे करनी थी ना। ठीक है, करो करो, हो सकते है। तो ऑनलाइन कंप्लेन भी फायर होती है, एफआईआर भी फायर होती है, दिल्ली पुलिस पोर्टल पे जाना, वहां कर देना और रिकॉर्डिंग अपलोड कर देना। नहीं, ये भी बता दिया कैसे करना है। और किसी को कंप्लेन कर, किसी को मेरी कंप्लेन करनी है? नो मैम। मैम किसी नहीं में मैम, हिम्मत मैम आप तो No, मैम कैसे? नहीं, अगर मेरी कंप्लेन करना मैम चाहोगे तो लिखा नहीं जाएगा, क्योंकि पेरेंट्स के और टीचर के खिलाफ कंप्लेन फाइल नहीं हो सकती है, ये मैं बता रही हूँ।
मैम गुरु के खिलाफ कौन करेगा नहीं ऐसी वो बात फाइल? तो ठीक है बेटा, लेकिन तुम्हें कुछ लोग चालाक है, मुझे कभी धमकी भी मत देना, क्योंकि गुरु और पेरेंट्स के खिलाफ कंप्लेन लिखी नहीं जाएगी। करोगे तो तब जब लिखी जाएगी। तो तुम सब लोग बेवकूफ हो, क्या हो? बेवकूफ। मैम बट एक डाउट है। बेवकूफ। अब डाउट खत्म हो गया यार, 7:30 से ज्यादा टाइम हो गया, अब आज कोई डाउट नहीं। अब डेमोक्रेसी तो लंबा टॉपिक। मैम प्लीज। हाँ बताओ। रनिंग आउट ऑफ टाइम है, कट सकती है कभी भी। हम अगर किसी पेरेंट ने अपने बच्चे को मार दिया तब भी नहीं? कंप्लेन हो सकती है, हो सकती है। यूएस में तो लंबी सजा हो जाती है, इंडिया में तो अभी तक ऐसे केस कम आते हैं, क्योंकि इंडिया में तो कल्चर में ही है मारना पीटना। लेकिन वेस्टर्न केस में कल्चर नहीं, इट इज अ क्राइम। मेरी बात सुनो, हाँ मैं बता रही हूँ पूरा डिटेल में। इट इज अ क्राइम। वर्बली और फिजिकली अब्यूजिंग योर चाइल्ड इज अ क्राइम। कोई भी पेरेंट मार नहीं सकते हैं। वेस्टर्न डेमोक्रेसी है जैसे यूएस और कनाडा, वहां पे अगर आप पुलिस को कंप्लेन कर देता है बच्चा, तो पेरेंट्स को जेल हो जाती है। लेकिन इंडिया के कल्चर में हमेशा से ही फैमिली कल्चर रहा है, यानी हम लोग किस तरह फैमिली का पार्ट रहे हैं। वहां पे तो न्यूक्लियर फैमिली रहती है, हम लोग ज्वाइंट फैमिली का पार्ट रहे हैं। और बच्चों को मारना पीटना इंडिया के कल्चर में ही है, हर माँ बाप अपने बच्चे को मारते हैं। तो यहाँ पर अगर आप कंप्लेन करेंगे तो शायद जुडिशरी उतनी सीरियसली नहीं ले, बट दे आर बाउंड टू राइट योर कंप्लेन। अगर तुम जाओगे और पुलिस में कहोगे कि मेरी कंप्लेन लिखनी ही पड़ेगी, तो वो लिखेंगे, वो मना नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इट इज अ फीचर। हाँ बोलो। मैम लिख के क्या करेंगे? लिख के क्या करेंगे? कोई काम नहीं करेंगे, क्योंकि सबके मन को यही लगता है कि मारना पीटना तो बच्चों के लिए कॉमन है। लेकिन यहाँ पर मैम इतना इससे सीरियसली अच्छा नहीं तो लिया मैम जाता है इस क्राइम को। मैम इससे अच्छा अगर काम नहीं करना है इसके ऊपर तो नहीं लिखे, पेज वेस्ट हो रहे हैं। बट वो कर नहीं सकते ना, क्योंकि ये लॉ तुमको, कुछ चीजें होती हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई हैं, लेकिन उसको एक्चुअली इम्प्लीमेंट करना मुश्किल है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ने बोल तो दिया है कि अगर कोई तुम्हारे फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है तो तुम कर दो कंप्लेन। तो बच्चा कंप्लेन तो कर देगा कि मेरे माँ बाप मुझे मार रहे हैं, और लिखनी भी पड़ेगी क्योंकि हम लोग डेमोक्रेसी हैं। लेकिन लोगों में यहाँ पे एक धारणा बनी हुई, सबके मन में ये बात एकदम बैठी हुई, कह रहे बच्चे को मारना कोई बड़ी बात नहीं है। तो उस केस में जो जज होगा वो भी इसी बायसनेस के साथ में डिसीजन लेगा, और जो पुलिस में जो कंप्लेन लिखेगा वो भी इसको लाइटली ही लेगा कि बच्चे को ही तो मारा, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर कोई बहुत ज्यादा ब्रूटैलिटी के साथ में मारता है, मान लो खून निकाल दिया और हाथ पैर तोड़ दिए, तब तो फिर जेल हो ही जाएगी ऑब्वियसली। थोड़ा बहुत मारा है तो उसमें सजा इंडिया में नहीं होती है, लेकिन वेस्टर्न डेमोक्रेसी में थोड़ा बहुत मारने पे भी हो जाती है। वहां के पेरेंट्स तो मैम बहुत इंडिया में तो मैम थोड़ा बहुत मारना भी बहुत doubt होता है। इंडिया में तो रोज ठुकाई होती है बेटा, मेरी भी बहुत हुई है, मुझे समझ में नहीं आता। मैम इंडियन पिटाई। मैम अगर जज खुद क्रिमिनल हो तो? जज खुद क्रिमिनल क्यों होगा? क्रिमिनल रिकॉर्ड जिसका होता है उसको जज नहीं बनाते, ये एलिजिबिलिटी में नहीं है जज की। जज होने के लिए ये जरूरी है कि तुम्हारा खुद का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो। नहीं, अगर वो बाद में करता है कुछ जज तो बनने के बाद? हटा देंगे, डेमोक्रेसी है यहाँ पे, कुछ किसी को भी हटाया जा सकता है। पीएम को हटा देते हैं 5 साल में, जज क्या छोटी चीज है। ठीक है, डिटेल में कभी हम राइट्स और वायलेशंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। आई नो इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बट वील डू इट लेटर। सिविक्स में बहुत चैप्टर है, आराम से पढ़ेंगे एक एक चीज। चलो ठीक है, Thank you, बाय ma'am. बाय, गुड नाइट। थैंक यू मैम, बाय मैम। थैंक यू मैम, बाय मैम।